हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मज़ा आता है, जिनको नई नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है, या केमिस्ट्री की लैब में जिन्होंने बहुत मस्ती की हुई है। जैसे कि किसी चीज़ में कुछ मिला दिया, किसी एक केमिकल में किसी दूसरा केमिकल को मिला दिया। अगर ऐसे कोई काम किए हैं तो आप लोगों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। एनीवेज, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर The Invention of Vita Wong, and it is a small excerpt that has been taken from the book Charlie and the Great Glass Elevator. So मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई थिंक इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो पूरी सीरीज है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड ऑल, सो दिस इज अबाउट मिस्टर विली वोंका हु इज एन इन्वेंटर। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स बनाई थी, एंड सेकेंड पार्ट में सो ही हैड अ ग्रेट ग्लास एलिवेटर जिसके थ्रू वो कहीं पे भी जा सकते थे। डोरेमोन अगर देखा होगा तो उसमें वो उसका एनीवेयर डोर होता है ना, वैसे ही था कुछ ग्रेट ग्लास एलिवेटर। सो अब इसमें उन्होंने क्या किया, ऐसी कौन सी चीज़ इन्वेंट करी, उसके बाद क्या हुआ। सो वी आर गोइंग टू सी दिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। Before we read, who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? Have you ever wished that you were older? Have you ever wished that you can grow up in a hurry? अब इसमें क्या है, आपके हिसाब से सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट थिंग एंड स्पेशली अराउंड यू। आपके एरिया में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है? एट योर प्लेस डू यू हैव समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड, मे बी 100, लाइक नॉट 100 बट 50 or 60 or 70, whatever it is. So if you have anything like this, so you have to mention. Now there is another question. कभी ऐसा मन किया है कि यार मुझे जल्दी से बड़ा होना है, स्पेशली व्हेन आवर पेरेंट्स से नहीं ये वाली मूवी मत देखना, इस टाइप की मूवीज़ मत देखना, ये बड़े लोग देखते हैं, नहीं अभी तुम बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, अभी आप यहाँ से जाओ। ये सब बड़े जब हो जाओगे ना, तब अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल जाना या मूवीज़ के लिए जाना, तब मन करता है ना मैं अभी बड़ा, आउच मैं अभी बड़ा क्यों नहीं हो सकता। सो बेसिकली हियर देयर इज समथिंग विच कैन एक्चुअली मेक यू ग्रो अप लाइक दिस। व्हाट इज इट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. So basically, Mr. Wonka ने क्या invent किया है? He has invented a thing जिसको पीने से, if you consume that, आप छोटे हो जाओगे, which means you can get younger. So अगर आपने एक old uncle को दे दिया तो the uncle may become your age or my age, right? But Wonka White, it's too strong. तो नाम क्या है इसका? वोंका वाइट। वोंका वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको खाने के बाद, ये जो वाइट मतलब मे बी दीज आर टैबलेट्स, सो ये जो टैबलेट्स हैं इनको खाने के बाद सम पीपल डिसअपियर्ड मीन्स इफ़ यू आर लेट्स से 10 years और इफ सपोज योर ग्रैंडफादर इज 80 years, तो 80 years से वो माइनस में चले गए, विच मीन्स हियर कि अगर वो 80 years के थे, सो वो पहले जब आप पैदा होते हो तब से आपका जो एज है हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उससे भी पुराने उसमें चले गए, डिसअपियर हो गए, मतलब कि अब उनको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. सो आफ्टर ईटिंग दैट Wonka White, okay, after eating this tablet Wonka White, a person he became an age of -87. मतलब अब उनको वापस to take birth he'll take 87 years and then he'll start growing up, which means he has got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. People are disappearing after eating this Wonka White. उनकी जो एज है वो माइनस में चली गई है। अब मिस्टर वोंका को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे उनकी एज बढ़ जाए। सो वुड ही बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट? लेट्स सी। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. So Mr. Wonka, when he understood, boss,
there is a need to make a new medicine, to invent something जिससे age बढ़ जाए. So once again I rolled up my sleeves, which means I was all ready, and I squeezed my brain, which means I thought very hard. Searching for the new recipe. अब उन्हें कोई एक नई रेसिपी बनानी पड़ेगी. रेसिपी क्या होती है? Like a set of instructions which are there. So if you have to create something or make something, so you have to follow those set of instructions, right? So here he is saying that अब मुझे एक नई रेसिपी बनानी पड़ेगी. I had to create age. अब उनको age create करनी पड़ेगी to make people old, older, oldest. Ha ha! I cried. For now, the ideas were beginning to come. Now he was all thinking about how to create age. मैं age कैसे create करूँ? And then he said, yes, I got an idea. Now the ideas were popping up in his mind. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? Now he is having conversation with a small boy whose name is Charlie Bucket. Now Charlie से वो क्या पूछते हैं कि एक बात बताओ चार्ली, सबसे ज़्यादा जीने वाली चीज़ कौन सी है? And what does Charlie reply? Charlie replies, a tree. Charlie क्या कहता है? A tree. Right you are Charlie, but what kind of a tree? उन्होंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, क्योंकि ट्री जो होते हैं वो 400, 500, 600, 1000 years old भी होते हैं. So a tree is one which lives for very long. लेकिन कोई ऐसा वैसा ट्री नहीं. Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. Now when we talk about Douglas fir, so Douglas fir जो होते हैं वो इस तरीके, जो mountain regions में ना इस तरीके से वो दिखते हैं. Okay, so this is a pine tree. So Douglas fir भी होते हैं इसी तरीके से होते हैं. They are pointed and इनकी needle like leaves होती हैं and cones होते हैं. So अगर देखे होंगे कभी पाइन कोन्स होते हैं, so इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है. Why are these leaves needle like? ताकि since they are at a very high मतलब लो टेम्परेचर, माउंटेन रीजन में होते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है. so अगर वो ट्रीज एकदम एवरग्रीन ट्रीज की तरह होंगे तो जो आइस है वहाँ पे वो उन पे सेटल हो जाएगी एंड दे वोंट बी एबल टू ब्रीथ. इसीलिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ताकि आइस कैन जस्ट फ्लोट डाउन एंड दे कैन स्टिल रिमेन ग्रीन. ओके, ये तो एक छोटा सा हमने एक साइंस का लेक्चर कर लिया. आगे बढ़ते हैं. नॉट द ओक, ऐसा वैसा कोई ट्री नहीं. डगलस फर नहीं चाहिए, ओक नहीं चाहिए. व्हाट इज ओक? इट्स अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद अ हार्ड वुड. द चिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री. सो ओक ट्री जो होता है वो बहुत हार्ड वुड होता है, तो इवन आपके जो फर्नीचर वगैरह होते हैं दे आर जनरली मेड अप ऑफ ओक ट्रीज. नॉट द सेडार. ओके, अब सेडार ट्री भी नहीं चाहिए उसको. सेडार ट्री क्या होता है? एन एवरग्रीन ट्री विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड used for making boxes, pencils, fences, etc. So ये जो हमारे boxes बनते हैं, pencils बनते हैं, ये बनते हैं cedar tree के wood से. ठीक है? So it is for your knowledge. Remember it. Now, no, my boy. It is called a tree, the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, which is in USA. So उन्होंने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ट्री है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ ब्रिसलकोन पाइन ट्री. और ये ट्री कहाँ पे पाया जाता है? वी कैन फाइंड इट इन द व्हीलर स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, यूएसए. व्हीलर पीक जो है, इट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ माउंटेन हियर एंड वेयर इज दिस माउंटेन? दिस माउंटेन इज इन नेवाडा, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. So he is saying that these bristlecone pine trees, these are so old, almost like 4,000 years old. And this is not a joke. This is a fact, Charlie. Next, ask any dendrochronologist. Now, who is a dendrochronologist? Dendrochronologist is a person who determines age. नाउ अगर हमें वुड की एज निकालनी है, तो जैसे कोई भी लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, तो जैसे ये आपका ट्री का जो भी है कोई लॉग है, सो व्हेन यू कट इट, तो ये जो इसका ऊपर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, इसमें रिंग्स होती हैं इस तरीके से. कभी भी देखना वुड जो होता है उसमें इस तरीके से रिंग्स होती है. सो इन रिंग्स की मदद से यू कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ एनी ट्री. ओके, नाउ दिस इज द जॉब ऑफ अ डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट.
and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? And then what does he say? चार्ली को वो ये भी बोलता है कि जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जैसे वो ये वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बोलते हैं घर में जाके इसका मीनिंग देखना। मैंने तो आप लोग को मीनिंग बता दिया। मीनिंग क्या है? अ प्रोफेशनल हु स्टडीज ट्री रिंग्स टू डिटरमाइन डेट्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट्स। वो ट्री की रिंग्स देखते हैं एंड देन दे अंडरस्टैंड कि वो कितने पुराने हैं। So that started me off. So with this, he started off. I jumped into the great glass elevator. So how did he travel? He traveled with the help of great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब ये जो हमारे जो इन्वेंटर थे, जो साइंटिस्ट थे, ये थोड़े सनकी थे। Okay, now why am I saying this? Because when you will come to know what all he collected, then you will definitely agree with me. So here what he is saying that Charlie, मैं क्या किया मैंने जब मुझे लगा कि मुझे ना अब लोगों को ओल्ड करने के लिए एक नया इन्वेंशन करना है, तो फर्स्ट मैंने आइडेंटिफाई किया कि दुनिया में सबसे ओल्ड चीज़ें कौन सी है। एंड देन आई वेंट एंड आई टुक स्पेसिमेन फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब मैंने हर किसी का एक छोटा छोटा पार्ट लिया। क्या क्या देखा इन्होंने? लेट्स सी। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन ट्री। सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट ही कलेक्टेड वाज अ पिंट ऑफ सैप। सैप मतलब क्या होता है? हर पेड़ जो होता है, जैसे पाइन ट्रीज जो होते हैं, इनमें से एक लिक्विड निकलता है, तो उसे हम सैप कहते हैं। लेट्स सी द जूस ऑफ अ वुडी प्लांट। किसी भी वुडी प्लांट का जो जूस होता है उसे हम सैप कहते हैं। और पिंट मतलब होता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ लीटर अप्रॉक्स। ठीक है, इट्स अ यूनिट ऑफ लिक्विड। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ब्रिसलकोन पाइन ट्री था उसका हाफ अ लीटर लिक्विड ले लिया। Second thing, the toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich. So अब उन्होंने क्या किया, एक बंदा है, what is his name? Petrovich Gregorovich. So Petrovich Gregorovich के उन्होंने नाखून काटे। ये जो है clippings of toenails मतलब पैर के नाखून ले लिए उन्होंने। ठीक है। Next, what did he collect? An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. So अब ये गए king of Tonga के पास और जहाँ से उन्होंने क्या किया, एक tortoise था जो कि 200-year-old था और उसका एक अंडा लेके आ गए। The tail of a 51-year-old horse in Arabia. अरेबिया में एक हॉर्स है जो कि कितने साल पुराना है? 51-year-old। और उसकी क्या लेके आए? ये पूंछ लेके आए। He got the tail. Now the whiskers of a 36-year-old cat called crumpets. So एक जो कैट है वो 36 years की है। एंड नाउ 36 years फॉर अ कैट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कैट्स इतना ज़्यादा टाइम तक दे डो नॉट लिव। सो 36 year old एक कैट है जिसका नाम क्रम्पेट है और ये उसके विस्कर्स लेके आए। विस्कर्स क्या होते हैं? जो फेस पे जो उनके बाल होते हैं ना। सो इफ़ आई मेक इट राइट, सो ये हमारी कैट है और ये उसके विस्कर्स हैं। ठीक है, चलो, द कैट इज स्माइलिंग ऑल्सो, राइट। सो दिस कैट, इसके जो ये विस्कर्स होते हैं वो लेके आए क्रम्पेट के। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years। और इसके बाद वो एक और चीज़ क्या लेके आए, एक ओल्ड फ्ली। फ्ली क्या होता है? इसको फ्लिया मत बोलना प्लीज़, इसको फ्ली कहते हैं। फ्ली क्या होता है? अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। ओके, सो फ्ली मतलब होता है एक छोटा सा कीड़ा, बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है। बेसिकली जैसे कि लाइस होता है, जूं होती है, तो वो हमारे सर पे रहती है एंड देन इट सक्स ब्लड। उसी तरीके से फ्ली होती है जो किसी भी इंसेक्ट, जो किसी भी एनिमल, किसी भी मैमल के बॉडी में होती है, और वो कैसे जिंदा रहती है? उनका ब्लड सक करके। सो एक फ्ली थी जो क्रम्पेट्स के ऊपर रहती थी, 36 year old थी वो, और उन्होंने वो फ्ली को भी ले लिया। The tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. अब तिब्बत में there was a rat, a giant rat मतलब बहुत बड़ा rat, और उसकी टेल लेके आए। क्यों? क्योंकि वो 207 years का था।
Next, now see, this is the tortoise and he went to the king of Tonga and he got the egg. Then this is crumpets और उसके ऊपर ये flea है. And then this is the horse who is 51-year-old from Arabia. And this is the rat, the giant rat who is 207 years old from Tibet, and he took the tail. Other things that he got was the black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl. Now these names are amazing. So it is Popocatépetl. So इन्होंने क्या लिया? So there is this person grimalkin जो कि 97 years के थे और वो एक केव में रह रहे थे, तो उनके जो ब्लैक टीथ थे वो लेके आ गए. And the knuckle bones of a 700-year-old Catalu from Peru. Catalu कौन है यहाँ पे? It's a cow. Okay, so do we have the image of Catalu? Yes, we have. So this is Catalu और इसका वो क्या लेके आए? कैटलू का ये लेके आए थे नकल बोन्स. नकल बोन्स ये आपके नकल्स होते हैं. सो ये जो नकल के जो बोन्स होते हैं वो लेके आए थे. सो ही गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, oldest things but strange things. And now what did he do with it? Before we understand कि विली वोंका ने ये सारी स्ट्रेंज चीज़ें, किसी के दांत, किसी की पूंछ और किसी का अंडा, ये सब इकट्ठा करके किया क्या, we have to answer a few questions. So let's go for it. Choose the right answer. Mr. Willy Wonka is he a cook? Nah. Is he an inventor or manager? He is definitely an inventor. Next one. Wonka White makes people. अब Wonka White क्या करता है? It makes people younger. Younger कर देता है, ताकि इतना young कर देता है कि वो माइनस में चले जाते हैं. Next one is Mr. Wonka wants to invent a new thing which will make people younger or older? Older. Yes, he would want to make people older. Can anyone's age be a minus number? What does minus 87 mean? So can you say that, oh, my age is, instead of calling yourself a 12 year or 13 or 14 years old kid, would you say that मेरी age जो है वो minus 14 हुआ करती थी और minus 80 हुआ करती थी? Age is not in minus. Why? Because age starts from the day you are born. So you are 1 day old, you are 2 days old, you are 1 year old, you are 2 years old, and so on. Right? So age cannot be in minus. So let's look at the answer. No. Anyone's age cannot be a minus number. It is calculated from the day we are born. This is what I told you. किसी की भी age minus में नहीं हो सकती. ये कैसे calculate होती है? It is calculated from the day we are born. From the day we are born. So if I was born on 11 September of 1985, so it starts from there. Minus 87 means that the person will have to wait for 87 years to take birth. Minus 87 का मतलब होता है उस बंदे को 87 years wait करना पड़ेगा to again take birth. Mr. Wonka begins by asking himself two questions. What are they? First, what is and what lives? So what is the oldest living thing in the world? The first question that he asks is, what is the oldest living thing in the world? And second, what lives longer than anything else? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकियों से ज़्यादा लंबा जीती है? What lives longer than anything else? These are the two questions that Mr. Willy Wonka asked before starting his invention. Now we will continue. Do I have anything to erase? अच्छा चलो कोई बात नहीं. Now we will continue and let's see Willy Wonka ने क्या किया इन सारी strange चीज़ों का. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each of them. Charlie, मैंने पूरी दुनिया में travel किया और हर जगह में जो सबसे oldest चीज़ें थी उनमें से उनका कुछ छोटा सा मैं पार्ट लेके आ गया. Okay? A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. Ew! उन्होंने क्या किया? कभी मुझे किसी का हेयर मिल गया, कभी किसी का मुझे आईब्रो मिल गया, और कभी कभी जब कुछ नहीं मिला तो
an ounce of or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. तो जो भी वो ऑर्गेनिज्म था, मैमल था या कोई भी आदमी था, तो उसके पैरों के बीच में जो पूरी गंद जमी होती है उसको स्क्रैप करके ही इवन गॉट दैट. ओके, स्ट्रेंज. Now I tracked down the whistle pig. Now he's talking about the oldest thing and the weirdest thing. Let's see what all they are. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the escarok, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. So now what did he do? He went to all these strange creatures, some pig, some bobolink, escarok, a frog, a curlicue, stinging slug. So all these very like the insects that you hardly see, ऐसी सारी चीज़ों को इन्होंने ढूंढा. And then there was this venomous squircle. Squircle, it's like an insect और ये venomous होता है. Venomous का मतलब होता है जहरीला, और ये इतना खतरनाक होता है कि 50 yards away, बहुत दूर से भी ये सीधा आपकी आई के ऊपर अपना वेनम जो है स्पिट करेगा, एंड देन यू विल डाई देन एंड देयर. बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, चार्ली. तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब मैं उन सब के बारे में अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम. ओके, लेट मी जस्ट से क्विकली. सो नाउ अब वो ये बता रहे हैं इतनी सारी चीज़ों का उन्होंने किया क्या. लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. Okay, तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ों को लिया और उसके बाद इन सब को मिक्स किया, बॉईल किया, बबल किया, एंड देन उसको टेस्ट किया अपनी लेबोरेटरी में. एंड फाइनली एक 20-year-old ऊम्पा लूम्पा. ऊम्पा लूम्पास क्या है बेसिकली, सो जो विली वोंका है, इनकी जो चॉकलेट फैक्ट्री थी, जो फर्स्ट इनकी जो बुक थी उसमें एक चॉकलेट फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे दीज आर ऑल ड्वार्फ्स. ओके, जो बौने होते हैं ना, सो ऊम्पा लूम्पास आर ड्वार्फ्स who are like magical creatures, and they work for Mr. Willy Wonka, right? So one 20-year-old, a very brave Oompa Loompa said, okay sir, do one thing. If you have created this invention, आपने ये जो दवाई बनाई है आप मेरे ऊपर यूज़ करो, I volunteer. And this black liquid, a tiny cup full of black liquid जो इन्होंने ये सारी चीज़ें मिला के बनाया था, what did he do? He gave 4 drops of this liquid to Oompa Loompa, and to see what happened. Now what happened to that Oompa Loompa? Charlie asked, what did happen? It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. He said, oh, मेरी दवाई, it was amazing, it was fantastic. Now the moment he swallowed it, swallowed का मतलब उसने गल्प किया, वो जो 4 drops थे उसको अपनी बॉडी के अंदर लिया, he began wrinkling, मतलब उनकी बॉडी में wrinkles आने लग गए. Now when you are very young, आपकी बॉडी में wrinkles नहीं होते, मतलब आपकी जो स्किन होती है वो झुर्रियों वाली नहीं होती. But if you will see your grandparents, उनकी जो wrinkled होती है पूरी स्किन. So this Oompa Loompa, who was only 20 years old, his skin began to wrinkle and shriveling. Shriveling का मतलब क्या होता है, shrink होने लग गई, contract होने लगे, क्योंकि they are not that healthy, right? And all his hair started to fall out. उसके बाल गिरने लग गए, उसके दांत गिर गए. And he, before I knew it, मतलब इससे पहले कि समझ आता कुछ, he was a very old fellow of 75. 20 years से वो सीधा कितने years के हो गए, वो 75 years के हो गए. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonk invited. So what did he name his new invention? He named his new invention as Vita Wonk. Vita Wonk. So now this is the ulta name, right?
वीटा वोंग, सो वोंका वाइट का वीटा वोंग कर दिया. And this is how he invented a tablet of 4 drops, I should say, which can turn a man very old. And before he had Wonka White, which can turn a man very young, even minors, right? So this was a very short excerpt from our novel Charlie and the Great Glass Elevator, where there are a lot of adventures apart from the small one. If you would want, you should read that book and let me know how did you find it. Now let's continue with the question answers. So what trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? So उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे trees mention किए थे, the Douglas fir, the cedar, oak, pine. So we have to mention the names and then we have to talk about the bristlecone pine tree because it lives the longest. So Mr. Wonka mentions the following trees: Douglas fir, oak, cedar and bristlecone pine tree. And which is the one which lives the longest? It's bristlecone pine lives the longest, right? I hope you got this answer. Let's carry on. How long does this tree live? Where can you find it? अब ये जो bristlecone pine tree है वो कितने साल तक रहता है? If you remember it right, it was 4,000 years. और ये कहाँ मिलता है हमको? So we have to mention these two things. First, it can live for over 4,000 years. ये हो गया हमारे first part का आंसर. और ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पाया जाता है? It can be found on the slopes of Wheeler Peak. So there is this Wheeler Peak. ये part जो होता है इसको हम कहते हैं slope. So यहाँ पे ये trees हैं and कहाँ पे? नेवाडा USA. नेवाडा USA. Okay. Next one. How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? You remember the rat and the horse and that tortoise with the egg and all these things. So इसमें से अब you have to tell me how many things you can remember without looking at the book. ये नहीं हो रहा है वापस बुक को पलटाया और सारे नाम जो है पढ़ के बता दिए. So you have to think that what were the things and now don't look back at the story. Do you think all these things really exist or are some of them purely imaginary? So आपको ये बताना है that all these things, do they really exist या ये सब imaginary हैं? So the answer would be something like this. Here are the oldest living things that are enlisted by Mr. Wonka. That 4,000-year-old bristlecone pine tree, then 168-year-old Russian farmer, 200-year-old tortoise, and then a 51-year-old horse, right? So ये तो हमें याद है. और भी हैं, a 36-year-old cat and 36-year-old cat पे 36-year-old flea भी थी. A 207-year-old giant rat, a 97-year-old grimalkin. Grimalkin should start with capital G. A 700-year-old cantaloupe and a 36-year-old flea. ये किसके ऊपर थी? ये इस cat के ऊपर रहती थी, right? I think most of them exist while some might be purely imaginary. So yes, there are things which live for very, very long time. So some of them they exist and some of them are purely imaginary. So this is our answer. Okay, so let's continue. Third question says, why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin his invention? So Mr. Wonka को क्यों ऐसा लगता है कि उनको दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना चाहिए? He wants to invent age. He wants to make sure that बाकी जो लोग हैं उनकी जो एज है वो अब बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया, माइनस में लेके चले गए और अब जो है वो सीधा पहुंचा के ही मानेंगे. तो उनके हिसाब से जो उन्होंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी और उसके हिसाब से उन्होंने जो अपनी दवाई बनाई थी, डू यू थिंक दिस वाज द राइट वे? Do you think this is the right way to begin his invention? क्या आपको लगता है this was the right way to begin his invention? उन्हें अपने invention को इस तरीके से start करना चाहिए था. Let's see the answer. Mr. Wonka collects items from the oldest things because he had to invent an item that can make people older. वो ये सारी चीज़ों से क्यों start करते हैं अपनी invention? Because he wanted to make a medicine जिससे लोग old हो जाएं. So Mr. Wonka
कलेक्ट्स आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स, तो ये तो हमने पूरा ले लिया, मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज he had to invent an item that can make people older. उन्हें एक आइटम इन्वेंट करना था, एक मेडिसिन इन्वेंट करना था जिससे लोग जो हैं वो ओल्ड हो जाएं, ओल्डर मतलब और बड़े हो जाएं. I think researching on the oldest things is still a good idea as it can give him an insight into what might be the reason behind their long life. ठीक है, अगर आप पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हो तो क्या होता है, आपको ये पता लग सकता है वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या खाते हैं, जिससे उनकी एज मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर लॉन्ग एज, राइट. सो आई थिंक रिसर्चिंग मतलब जब हम जानने की कोशिश करते हैं ऑन द ओल्डेस्ट थिंग्स इज स्टिल अ गुड आइडिया. येस, इट इज़ अ गुड आइडिया एज इट कैन गिव हिम एन इंसाइट का मतलब उसको जो विली वोंका हैं उनको थोड़ी सी पॉइंट्स पता चल सकते हैं. इंसाइट मतलब उनको नॉलेज मिल सकती है इनटू व्हाट माइट बी द रीज़न बिहाइंड देयर लॉन्ग लाइफ, कि रीज़न क्या है, ये इन जितने भी मैमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ के बिहाइंड में रीज़न क्या है. बट collecting little things from such species is not a great idea to begin his invention. So collecting the toenails, collecting the anda, collecting the ball, collecting the वो jam between the toenails and all, वो सब I don't think it's a brilliant idea to start an invention. Okay, shall we move ahead? Now question number 4. What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? So, who was the volunteer? It was a 20-year-old brave Oompa Loompa. Why are we using the word brave? Because Mr. Willy Wonka की दवाई खाना मजाक थोड़ी ना है. पता चला खाया और इतने बड़े हो गए कि सीधे निपट गए. Right? So that's why we are mentioning that he is a very brave Oompa Loompa. So the moment the brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer swallowed 4 drops of the new invention. यहाँ तक हमने सिर्फ Oompa Loompa के बारे में कुछ कहा है. The moment the brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer swallowed the 4 drops of the new invention, he began to wrinkle. वो wrinkle होने लग गए and shrivel up all over. He began to wrinkle and shrivel up all over. जो हट्टा काटा Oompa Loompa था वो shrivel होने लग गया. His hair started to drop off and his teeth started to fall. उसके बाल जो थे बेचारा गंजा हो गया, उसके दांत भी निकल गए. He suddenly became a 75-year-old man. और वो क्या बन गया? 75-year-old Oompa Loompa बन गया वो. The name of the invention was Vita Wonk. Now we will read this answer once again so that you learn it right now. The moment जैसे ही the brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer swallowed the 4 drops of the new invention, he began to wrinkle and shrivel up all over. That is the first thing that happened. His hair started to drop off and his teeth started to fall, and he suddenly became a 75-year-old man. And what was the name of the invention? It was Vita Wonk. Vita Wonk. Now let's continue. अब यार ये question तो बहुत ही simple है. What do you call these insects in your language? So you have a cockroach and a mosquito and a grasshopper and housefly, a dragonfly and ant. अब ये सबको तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जैसे मेरे को जितना पता है कॉकरोच को कॉकरोच ही कहते हैं, मॉस्किटो को मच्छर कहते हैं, ग्रास हॉपर को आई थिंक टिड्डा कहते हैं, टिड्डा और टिड्डी समथिंग. देन हाउस फ्लाई को मक्खी, ड्रैगन फ्लाई को क्या कहते हैं? पतंगा कहते हैं. और कुछ लोग इसको हेलीकॉप्टर, हम तो हेलीकॉप्टर बोलते थे बचपन में. एंड एंट को चींटी कहते हैं. सो ये एक बहुत ही मतलब इस क्वेश्चन के बारे में अब मैं क्या ही कहूँ. सो डन. अब है fill in the blanks in the recipe given below with words from the box. अब ये एक रेसिपी है इजी पालक दाल. कितने लोगों को पालक दाल बनाना मतलब खाना अच्छा लगता है? तुम लोग तो छोटे हो तो तुम्हें खाना अच्छा लगेगा. अब मुझे खाना अच्छा लगता है और बनाना भी अच्छा लगता है. सो पालक दाल, इट्स एन ईजी पालक दाल कैसे बनाना है. सो ये रेसिपी दिया हुआ है, इसमें यू हैव टू जस्ट फिल इन द करेक्ट वर्ड्स.
1 dash 1 cup dal, 2 thin green chilies and dash a teaspoon of red chili powder, 8 small bunches of palak, 2 dash and salt to taste. And then इसने पूरा लिखा हुआ है. So let's quickly see the answer. 1 onion, 1 cup dal, 2 thin green chilies. I feel like a chef right now. आज हम बनाएंगे पालक दाल और ये रही इसकी रेसिपी. Half a teaspoon red chili powder and 8 small bunches of palak, 2 tomatoes and namak स्वाद अनुसार. Now let's look at the recipe. Wash and cut the vegetables. Make sure you wash and cut the vegetables. कोरोना टाइम चल रहा है, please wash कर लेना. Shred the palak. Shred the palak मतलब काट दो उसको. Put everything in a pressure cooker. Let the cooker whistle 3 times. Then switch it off. Fry a few cumin seeds. Cumin seeds क्या होते हैं? जीरा. In oil and add to the पालक दाल. और बन गई आपकी पालक दाल. ऐसे नहीं बनती पालक दाल. पालक दाल में जो है मस्त टमाटर डालने होते हैं और उसमें हींग डालना होता है और लहसुन काट के डालना होता है. But yes, we are not talking about it, so let's not talk about it. A family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of a family. फैमिली ट्री का कभी ना कभी बनाया ही होगा. स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. समर प्रोजेक्ट्स में वो लोग हमेशा फैमिली ट्री बनवाते ही हैं. Fill in the family tree below the names, below with names, ages and other details you think are relevant. You may even stick photographs, so you have got a question like this. अब इसमें I cannot fill it for you because आपके दादा दादी का नाम अलग होगा, आपके मम्मी पापा का नाम अलग होगा. But here write the names, write the age and अगर कुछ और information देना है तो वो भी दे सकते हो. And if you want you can stick photographs. So ये do it yourself. Now using do for emphasis मतलब अगर मैं मतलब I can question what happened मतलब क्या होता है, क्या हुआ. What did happen जब मेरे को emphasis बताओ क्या हुआ. मैं ज़्यादा फोर्सफुली पूछ रही हूँ, मैं ज़्यादा emphasis का मतलब होता है मैं ज़्यादा ताकत लेके पूछ रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा जोर दे के पूछ रही हूँ. So this is a way of asking the question what happened with emphasis. Given below are a few emphatic utterances. Say them to your partner. Let your partner repeat your utterance without the emphasis. Your partner may also add something to show he or she disagrees with you. So basically now you have all these, you have these sentences, okay, where जो emphasis करना होता है तो हम do, did, does इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल I play games, I do play games. Please keep quiet, please do keep quiet. So आप emphasis दे रहे हो, थोड़ा ज़्यादा जोर लगा रहे हो. So for example you said I did study मतलब अरे मैंने पढ़ाई की थी. And your partner said you studied, I don't. So he simply said और उसने ये emphatic statement जो utterance है उसको remove कर दिया. I don't believe you, look at your marks. Okay, so उसने आगे अपना कुछ भी add किया है. You said I did go there. Partner said you went there. Then you, I do play games. Partner, what? So now these are the questions you have to fill in the answers. So directly let's look at the answers. Yeah. So you, I did go there. Partner, you went there. Now you have to add. Then how was I unable to find you there? So like suppose there is a situation you went to some concert and आप उस concert में गए and you said अरे मैं गया था उस concert में and your partner said तुम गए थे तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मिले वहाँ पे. Next is I do play games. So partner क्या बोलेगा, you play games. अब तुमने इसमें से do हटा दिया. Then why don't you participate in them in the school? अच्छा तुम games खेलते हो तो तुम स्कूल में participate क्यों नहीं करते जब वो सारे competitions होते हैं. He does read his books. जैसे कि suppose there is a conversation between the principal and mom. तो mom ने क्या कहा that नहीं मेरा बेटा तो पढ़ता है books. He does read books. अब हमने इसमें से ये मतलब इसको emphasize करने वाला जो utterances को हटा दिया and what did we say? पार्टनर ने क्या बोला, he reads his books.
but he is never able to answer the questions correctly. Now let's say the partner is the principal or the teacher, तो वो अपनी books पढ़ता है लेकिन वो तो कभी कोई answer कर नहीं पाता. So this is how you have to do it. Next one, you do say the most unbelievable things. You do say the most, I mean इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, हमें ज़्यादा emphasize करना है. I say the most unbelievable things. Why do you feel so? Next is the earth does spin around. The earth does spin around. अगर हम इसको नहीं भी यूज़ करें, so it's a correct statement. The earth spin around, but here we are saying the earth does spin around. So the question next one can say the earth spins around. How can you be so sure? Okay, so it is just another way of saying the same thing. We all do want you to come with us. So suppose there is a party plan or there is a picnic plan. So मैंने क्या कहा, हम सब चाहते हैं कि तुम आओ ही. You do come with us. You want me to come with you? Then why did not you guys call me earlier? तुम चाहते हो मैं आऊँ तो तुम लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? Or you do want me to come or you want me to come with you? I'll definitely come. So you can make your own sentences. So next one is who does know how to cook. So suppose ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमको emphasis करना है. तो अब आपने किसी ने खाना बनाया, बहुत ही ख़राब खाना बनाया, तो अब मैं इरिटेट होके पूछ रही हूँ, अरे किसी को आता है खाना बनाना? Who does know how to cook? किसको आता है खाना बनाना? I do not. भाई मुझे तो नहीं आता. But can't say about my elder sister. I think she knows how to cook. Next one is I do believe that man is a thief. मेरे को पक्का पता है कि वो जो आदमी है वो एक चोर है. You believe that man is a thief? You believe that man is a thief. What makes you think so? क्यों, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? Okay. Now next question is make a list of trees Mr. Wonka mentions. Where do these trees grow? Try to find out from an encyclopedia. Write a short paragraph about 2 or 3 of these trees. So अब Mr. Wonka ने he talked about Douglas fir, he talked about oak, cedar and bristlecone pine tree. Even if you will check your science books, I think it was there in 6th standard, no 7th standard only. So if you will check your science book, उसमें आपके पास all about vegetation में you have got a lot of information about all these trees. So आप वहाँ से भी you can write a paragraph or 2 about these trees. Douglas fir, अभी यहाँ पे already I have written something. Douglas fir is found in coastal regions from west central British Columbia southward to central California. So अब ये names हैं, you have to learn them. Oak is found in cool temperate to tropical latitudes in Asia and the America. We can find cedar in the mountains of the western Himalaya and the Mediterranean region. So यहाँ पे आपको सब जगह बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है. ओक ट्री, cedar ट्री, fir ट्री आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, किस टाइप के रीजन में मिलते हैं. Bristlecone pines are found in higher mountains of the southwest United States. There are such bristlecone pine trees which are over 4,000 years old. If you want to write a bit more information about these trees, then obviously everyone is going to be happy, right? So now next one is name some large trees commonly found in your area. Find out something about them. Now wherever you live, तुम्हारे आसपास कोई जो बहुत large trees हैं, उनके नाम अगर उनके बारे में कुछ जानते हो तो you have to mention it here. How old are they? So you can ask your parents कि ये tree कब से है यहाँ पे. Who planted them? So you can write if you know them. Do birds eat their fruit? So suppose it's a mango tree or a guava tree. So क्या उस पे birds आके खाती हैं उनके fruits को? And write 2 or 3 sentences about each of them. So like what I have written, some large trees found around in my area are eucalyptus tree, neem trees, peepal trees and banyan trees. Eucalyptus trees जो होते हैं, जो नीलगिरी के पेड़ होते हैं, are largely found in my area. They are used to prepare eucalyptus oil that has medicinal uses. So जब आपको माइग्रेन होता है, आपको हेडेक होता है, कहीं कोई पेन है, तो यूजुअली तो यूकलिप्टस ऑयल होता है
वो आपको दिया जाता है. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल बट वेरी सूदिंग वन, एंड इट कैन be of great use especially for anything related to the sardar and all. Next one is people and banyan trees are worshipped. हमें पता है हम इनकी पूजा करते हैं. Some of them have existed for more than 150 years. If you will ask your parents, even they'll let you know कि ये तो बहुत है, तो हमारे बचपन से भी है. Neem tree in front of my house was planted by my grandmother 50 years back. It is a huge tree now. Even you must have a lot of trees in the backyard, or around your area. So please go and check the name of the trees and how old are they. So next question, find out something interesting about age or growing old and write a paragraph about it. Following are a few topics. The age profile of a country's population. Does it have more young people than old people or vice versa? What are the consequences of this? अब जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम एज प्रोफाइल देखें तो इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स द पीपल बिटवीन 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ये इनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है. ओके, बट इफ़ वी टॉक अबाउट प्लेसेस, जैसे हम बाकी के प्लेस की बात करें, इटली की बात करें, तो वहाँ पे जो ओल्ड पीपल हैं उनका नंबर ज़्यादा है. सो अब हमको यहाँ पे इसी तरीके से एक आंसर क्रिएट करना है. Countries like Italy, where there are more old people than young people, whereas India is a country where the number of youth is higher. How can we tell how old a tree, a horse or a rock is? अब ये कैसे पता चलता है कि कोई ट्री कितना पुराना है या कितना ओल्ड है? कैसे पता चलता है हमको? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, जो मैंने आपको बताया था. सो द एज ऑफ अ ट्री can be calculated by counting the number of rings on its trunk. उसके ट्रंक में जितनी भी number of rings है, if you count that, तो उससे उसकी एज पता चलती है. And about a horse or a rock, इसके लिए there is a process. The name of the process is carbon dating. कार्बन डेटिंग के बारे में आप अपनी साइंस बुक में पढ़ोगे. सो कार्बन डेटिंग इट्स अ प्रोसेस, नाम याद रखना, कार्बन डेटिंग. इससे हमको किसी भी चीज़ की एज पता चल जाती है. आपके पास बोन्स हैं, रॉक है, हॉर्स है, आप किसी की भी एज पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, अ प्रोसेस नोन एज कार्बन डेटिंग. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the life expectancy of various living things and various populations? How long can they reasonably expect to live? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? जैसे कि ह्यूमंस हैं, हम बोलते हैं ह्यूमंस 90s तक जी सकते हैं. वी हैव सीन पीपल जो 100 तक जी सकते हैं, बट उससे ज़्यादा वी हैवंट सीन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ डॉग कैन नॉट लिव फॉर 50 ईयर्स और 60 ईयर्स, राइट? उनकी एक लिमिटेड एज होती है. स्नेक्स की अलग एज होती है, मॉस्किटो की तो एज बहुत ही कम होती है. एज ऑफ एनी लिविंग थिंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे इट इज़ बॉर्न. किसी भी लिविंग थिंग की जो एज होती है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द डे इट वॉज बॉर्न. इट डिटरमाइंस हाउ मच इट हैज़ लिव्ड टिल डेट. सो उससे क्या पता चलता है? एज क्या होता है? एज से ये पता चलता है कि अभी तक वो कितना जिया है. There are some countries where more people belong to old age rather than young. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, यंग लोग कम हैं. कहीं पे यंग लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग कम हैं. ओके, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपके घर में कोई बिल्ली फंस गई हो, या कहीं ऊपर जो है किसी लॉफ्ट में या किसी ट्री में वो अटक गई हो, वो बेचारी नीचे नहीं आ पा रही हो, एंड मे बी आप उसकी मदद करना चाहते हो, या कोई भी जैसे कभी कोई बर्ड होती है वो फंस जाती है, हम उसकी हेल्प करते हैं निकालने के लिए. सो इस स्टोरी में यहाँ पे एक डैड हैं, ओके, और वो जो डैड हैं वो बड़े ही अमेजिंग हैं. उन्हें लगता है कि वो तो यूं पेड़ पे चढ़ सकते हैं और यूं जो उनकी उधर पे कैट जो फंसी हुई है उसको निकाल सकते हैं. लेकिन क्या एक्चुअली वो निकाल पाएंगे? क्या वो इतने अमेजिंग क्लाइंबर हैं? सो दिस इंटायर पोएम इज़ अबाउट अ पोएट जो बता रहे हैं कि उनके जो गार्डन में देयर इज़ अ ट्री और एक कैट वहाँ पे जाके फंस गई है. वो थोड़ा ऊपर चढ़ गई है, अब उससे नीचे उतरते नहीं बन रहा है. एंड उनके डैड जैसे ही देखते हैं उन्हें लगता है अरे ये तो मैं इजीली इसको निकाल दूंगा. तो क्या वो निकाल पाते हैं या वो नहीं निकाल पाते? सो इस पोएम में हम यही देखने वाले. सो लेट्स स्टार्ट.
So first of all, the name of the poem is Dad and the Cat and the Tree, and it's written by Kit Wright. About the poet, Kit Wright is the author of more than 25 books and for both adults and children, and the winner of numerous prestigious awards. So basically he is a multi-talented person, and he has a ग्रेट वे ऑफ राइटिंग, जिससे जो है जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं दोनों ही बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनकी राइटिंग के लिए, क्योंकि ये ह्यूमरस भी है, ये कॉमिकल भी है और ये काफ़ी एंगेजिंग भी है. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ पोएम. आई कांट वेट टू रीड दिस. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. So this morning what happened? So imagine a scenario. So you have a garden and there is a beautiful tree out there and it's a high tree, और वो जो tree है उसमें एक cat जाके फंस गई है. Okay, now the dad comes and says, oh, there is a cat stuck. Don't worry, just leave it to me. मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना. So okay, the tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. So the tree कैसा था? वो जो tree था वो wobbly था. wobbly का मतलब क्या है? unsteady. मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा strong tree नहीं था. उसकी जो leaves थी वो wobbly थी, मतलब easily टूट सकती थी. उसकी जो पूरी branches थी वो बहुत ही wobbly थी. So the tree was wobbly but the tree was tall. And Mama said, what did she say? Oh, for goodness sake, don't fall. For goodness sake का मतलब क्या होता है? It's an exclamation like, oh my God, don't do this. अरे भगवान मत करो. So this is what is the meaning of for goodness sake. Now, fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play this is. You wait and see. So Dad ने क्या बोला? Fall मतलब what woman, what are you saying that I will fall? Scoff मतलब जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए जो आवाज़ निकालते हैं ना, हाँ क्या बात कर दी मैं और गिरूंगा. सो उन्होंने क्या कहा? ही laughed mockingly at mom and what did he say? A climber like me, मतलब मेरे जैसा अमेजिंग क्लाइंबर और गिर जाएगा. इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब ये तो बच्चों का काम है, ये तो मतलब इट्स सो ईजी. चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ईजी. यू वेट एंड सी, मतलब अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं? तुम्हें लगता है मैं गिर सकता हूँ? अरे बस देखते जाओ तुम तो. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. So क्या हुआ? वो garden shed जहाँ हम garden के सारे equipments रखते हैं वो उसको गए, उन्होंने वो लेके आए, उसको पेड़ से टिकाया and he started to climb. It slipped. He landed in the flower bed. लेकिन क्या हुआ? वो जो ladder था वो बहुत slippery था, तो जैसे ही वो चढ़े वो slip हो गया और जैसे ही वो स्लिप हुआ तो वो नीचे जाके धड़ाम से गिर गए. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. So जो डैड थे he did not lose his spirit. उन्होंने क्या बोला? never mind, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है. तो उन्होंने जो अब वो गिर गए थे तो ऑब्वियसली गार्डन में है तो मिट्टी लग गई थी. सो ब्रशिंग द डर्ट मतलब डर्ट को हटाते हुए. कहाँ से? ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. सो अपनी पूरी बॉडी से अपने फेस पे जहाँ पूरी मिट्टी लगी उसे एकदम ब्रश करते हुए एकदम टशन में विद अ स्वैग ही सेड, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है. वी विल ट्राई प्लान बी. स्टैंड आउट ऑफ द वे. मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके. सो उन्होंने क्या कहा? अरे अब हम प्लान बी ट्राई करते हैं, सब लोग दूर हट जाओ. मम ने कहा अब वापस मत गिर जाना. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. उन्होंने बोला fall again and that to me. क्या बात कर दी, ऐसा होता है क्या? And then what he did to climb the tree, he was swinging. So he tried to swing on a branch. So he swung himself up. लेकिन वो जो branch थी वो बड़ी नाजुक सी branch थी तो वो टूट गई. And Dad वापस कहाँ आ गिरे? ज़मीन पे. Dad landed wallop back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." तो Dad landed wallop मतलब
वो बहुत ही धड़ाम से गिर गए, मतलब हेविली जाके गिरे। बैक ऑन द डेक, वापस जो नीचे जो ज़मीन थी उस पर वो जाके धड़ाम से गिर गए। मम्मा ने क्या कहा, अरे भाई बस करो, अपना गला तोड़वाओगे क्या? स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। अब उन्होंने क्या कहा, अरे यार क्या बात कर दी तुमने। अब उनको थोड़ा सा ना गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं क्या बात कर दी, ठीक है हो जाता है, कभी कभी गिर जाते हैं। ही सेड आई एम अ ग्रेट क्लाइंबर, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। एंड इट इज़ ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। कैसा है ये? इट्स ईजी एज विंकिंग फॉर द क्लाइंबर लाइक मी। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। सो अब उस पेड़ से लगी हुई जो गार्डन की वॉल थी, अब वो बहुत ऊंची थी और वो उसके ऊपर चढ़ गए। एंड दिस टाइम व्हाट हैपेंड, ही डिड नॉट इवन फॉल। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब क्या हुआ, उन्होंने एक छलांग मारी। लीप का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा जंप करना। He landed flat in the crook of the tree trunk. Crook of the tree trunk मतलब अगर हमारा जो ट्री होता है, अगर वो इस तरीके का होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, जो बेंड वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं क्रुक। तो अब डैड ने जंप किया और वो सीधे यहाँ पे आके जंप करे वो, और वहाँ बेचारी किसके ऊपर जंप किया उन्होंने, हमारी नाजुक सी कैट के ऊपर। राइट ऑन द कैट ही जंप्ड। The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. अब जैसे उनके ऊपर उसने जंप किया, वो कैट के ऊपर जैसे डैड ने जंप किया, तो कैट को इतनी ज़ोर से डर लग गया। अभी तक क्या हो रहा था कि उसको नीचे जंप करने में डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने जंप किया तो टू सेव इटसेल्फ उसने नीचे जंप किया। एंड इट साउंडेड सेफ, और वो उसने बहुत ही सेफली ग्राउंड पे जंप किया, उसको कहीं कोई चोट नहीं लगी। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो प्लीज एज पंच मतलब इट वॉज वेरी प्लीज्ड, और वो इतनी खुश थी वो कैट कि वो एकदम सेफ है एंड साउंड है, उसे कहीं कोई चोट नहीं आई है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मोकिंग, स्मग एज कैन बी, बट पुअर डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। So now the cat is smiling and smirking. Smirking means to smile in an affected, smug or offensively familiar way. Like अरे देखो मैं तो नीचे आ गई। उस तरीके से कैट ने स्माइल किया। स्मग एज कैन बी, स्मग का मतलब क्या होता है, कंटेंटली कॉन्फिडेंट ऑफ वंस एबिलिटी। लाइक जैसे कि अरे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, मुझे तो पता है मैं एकदम अमेजिंग हूँ, यू नो। कैट ने उस स्मग के साथ स्माइल किया। बट पुअर ओल्ड डैड ही स्टिल स्टक अपॉन द ट्री। वो तो नीचे आ गई, डैड ने जंप भी लगा दी, ट्री के ऊपर भी पहुंच गए, कैट भी नीचे आ गई। अब डैड नीचे कैसे आएंगे, बिकॉज अब वो स्टक हैं। So that was our poem, guys. I'm sure you must have enjoyed and you must have had that smile on your face, which is amazing. Smile आई या नहीं आई? आई ना? Good job. देखो मैं तो smile कर रही हूँ. I cannot stop but smiling. This is such an amazing poem. अब before we go ahead, हम इसकी quickly एक बार rhyming scheme देख लेते हैं. So here we start. This morning a cat got. So again this is a tree. B just C and B me is again B. So क्या हो गया फर्स्ट वाले का A B C B. यहाँ पे देख लेते हैं the tree was wobbly. Wobbly is again a different word. तो ये हो जाएगा A. The tree was tall. साउंड बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा B. For goodness. सो ये तीनों से कहीं से मैच नहीं कर रहा तो ये सी हो जाएगा. सेक डोंट फॉल, फॉल इज मैचिंग विथ टॉल तो ये हो जाएगा बी. सो अगर आप पूरी पोएम में देखोगे तो उसने यही स्कीम फॉलो की है, ए बी सी बी. क्या है राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी, ए बी सी बी. अगर हम आगे वाले भी स्टैंजास चेक कर लेते हैं. So again, dad
A, me, B, is, C, C and me sound same, so it's B. So basically हमारे पूरे पोम की जो राइमिंग स्कीम है क्या है वो A, B, C, B. राइमिंग स्कीम चेक करने के लिए हम लास्ट का वर्ड सिर्फ चेक करते हैं, और अगर वो मतलब फर्स्ट को हम ए देते हैं, अगर वो सिमिलर साउंड करता है तो हम सेम लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अदरवाइज हम एक डिफरेंट लेटर देते हैं. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोम. नाउ लेट्स मूव अहेड and let's quickly look at the summary. The poem is a humorous illustration of the actions of elders. अब हमारे जो बड़े होते हैं उनको लगता है वो तो एकदम हर कोई काम कर सकते हैं, कभी कभी वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो अपना ही मजाक बना लेते हैं. So father boastfully climbed on the tree to save a cat. Boastfully मतलब जब आप अपनी बड़ी सारी तारीफ करते हो, अरे मैं तो अमेजिंग क्लाइंबर, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ. So boastfully he climbed up the tree to save the cat. However, he became a subject of mockery for the bystanders. मतलब कैसे वो दूसरों के लिए एक मॉकरी मतलब हंसी का मतलब हंसी के काबिल हो गए वो. अब मतलब एक तरीके से ही वॉज मेड अप अ जोक, ही वॉज मेड एज अ जोक, उनका मजाक उड़ गया. बाय स्टैंडर्ड्स मतलब जो लोग उनको देख रहे थे. द राइमिंग स्कीम इज ABCB इज फॉलोड इन द पोम. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है. द पोएट सक्सेसफुली टोल्ड अ स्टोरी इन अ ह्यूमरस एंड लिरिकल वे. राइट, इट्स अ लिरिकल स्टोरी बिकॉज एक राइमिंग स्कीम है और ह्यूमरस तो है ही. द पोएट स्पीक्स of an incident when a cat got stuck up in the tree in the garden. So उनके गार्डन में, अब ये पूरा पहले तो ये जो पूरी हमने बात की है, this is the general information about the poem. Now starts the summary. जो पोएट है he is speaking of an incident जहाँ पे एक कैट उनके गार्डन की एक ट्री में स्टक हो गई. It couldn't come down without help. The tree was tall and shaky. अब वो वापस हेल्प के बिना वो नीचे नहीं आ पा रही थी. Now we are talking about the tree, that the tree was tall and shaky, wobbly था वो. His father got ready to rescue the cat. उसके father जो थे he got ready कि हाँ चलो मैं करता हूँ. Rescue means to save the cat. He thought he was a great climber and bringing the cat down was an easy game for him, like a piece of cake. So next, ignoring mother's warnings, his father brought out a ladder from the shed. So अब जो उसकी मदर जो थी, जो पोएट की मदर थी, जो जितनी भी वार्निंग्स दे रही थी कि प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट फॉल एंड ऑल, सो फादर सिंस ही वाज सो कॉन्फिडेंट ही जस्ट इग्नोर्ड ऑल द वार्निंग्स एंड व्हाट डिड ही डू, ही गॉट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. बट एज ही क्लाइम्ड इट, इट स्लिप्ड. सो जैसे ही उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया, धड़ाम से गिर गए वो. He fell on the ground in the flower bed. कहाँ जाके गिरे, जो नीचे पूरे फ्लावर्स थे उसके ऊपर जाके गिर गए. But he didn't accept defeat. He was such a confident man. उन्होंने बोला अरे इतने से क्या होता है, गलती से गिर गया वो तो मैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. He brushed the dirt off his clothes and face. फटाफट उन्होंने dirt को ब्रश किया, मतलब पूरी मिट्टी को साफ किया. He got ready to try his plan B. He was confident of success this time. So अपने plan B के साथ start हो गए और बड़े ही confident थे वो इस बार. He climbed the tree and sat on a branch. So finally he climbed the tree and sat and he clinged. So he was swung. So he climbed the tree and swung on a branch, but it broke under its weight. So वो गए और वो जो ब्रांच के ऊपर चढ़ने के लिए उस पर उन्होंने लटके वो, लेकिन वो टूट गई. And he fell down again, और वो वापस धड़ाम से गिर गए. Poet's mother was afraid that he would break his neck. अब पोएट की मदर को क्या लग रहा था कि जो उनके हस्बैंड हैं, जो अभी एकदम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, वो पक्का अपना गला तोड़वाएंगे. But he got ready with plan C. तो वो क्या थे, वो तो रुकने वाले थोड़ी ना थे. उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास तो plan C भी है. So for him the task was as easy as winking. Winking मतलब क्या होता है, आँख मारना, मतलब इतना easy है वो. He leaped and climbed up again. वापस वो उन्होंने जंप किया और कहाँ इस बार वो चढ़े,
गार्डन वॉल में चढ़े। दिस टाइम ही जम्प्ड टू द बेंड इन द ट्री, वो जो ट्री का जो बेंड होता है उस पे आके उन्होंने जंप किया राइट ऑन द कैट, और बेचारी कैट के ऊपर जंप किया। द कैट गेव अ लाउड श्रीक, कैट को इतनी जोर से डर लग गया, वो जोर से चिल्लाई, एंड फेल ऑन द ग्राउंड। इट सफर्ड नो इंजरी, तो उसने जैसे ही ग्राउंड पे जंप किया उसको कोई इंजरी नहीं हुई। इट वॉज स्माइलिंग एंड वॉज सेफ। अब वो क्यों स्माइल कर रही थी? बिकॉज इट वॉज फाइनली डाउन, इट वॉज नॉट स्टक एनी मोर ऑन द ट्री एंड इट वॉज सेफ एंड साउंड। पुअर ओल्ड डैड गॉट स्टक अप द ट्री इन प्लेस ऑफ द कैट, लेकिन बेचारे जो डैड थे अब वो जो थे वो ट्री पे स्टक हो गए थे इंस्टेड ऑफ द कैट। सो दिस वॉज अ पोएम द डैड एंड द कैट इन द ट्री, जिसमें स्टार्टिंग में क्या था? कैट स्टक थी, और बाय द एंड ऑफ द पोएम डैड स्टक थे। स्टार्टिंग में कैट वॉज लुकिंग एट एवरीवन डाउन, और बाद में डैड वॉज लुकिंग एट एवरीवन डाउन कि अब मैं नीचे कैसे आऊँ। Now let's quickly look at the poetic devices and the other important things about our poem. First, अब इसमें कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं? इसमें सबसे पहले अलिट्रेशन यूज हुआ है। अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आता है, जैसे कि स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, सो इसमें एस का साउंड बार बार आ रहा है। प्लीज्ड एज पंच, सो इसमें पी का साउंड आ रहा है। सेफ एंड साउंड, अगेन इसमें एस का साउंड आ रहा है। तो अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन you can hear the same consonant sound again and again. Okay, for example, as I always gave you, she sells seashells on the seashore. ये स्टार्टिंग वाला ना हमेशा गड़बड़ होता है मुझसे ना। इसमें हमने बहुत सारी सिमिलीज यूज करी हैं। सिमिलीज क्या होती हैं? सिमिलीज मतलब it is a way in which you are comparing one thing with another using the word as or like. For example, her skin was as soft as butter. So what did we use here? As. And हमने क्या compare किया है? Skin को और butter को, and the common thing is softness. For example, another thing is it was as black as the night sky. So यहाँ पे हम black जो है color जो है उसको compare कर रहे हैं उसके बालों का कलर और sky का कलर, right? और it was as black, her hair was as black as the night sky. You can also say that she was as fair as moon, right? Which means here we are again using this simile to compare the color, the tone of her face with that of moon. So हम यहाँ पे color को compare कर रहे हैं. This is known as simile. यहाँ पे दो चीज़ों को compare करते हैं using the word as or like. Okay? So अब यहाँ पे कौन कौन सी similes use हुई हैं? एक तो होती है easy as winking. ये as है easy as winking, मतलब it is so easy as your winking. So यहाँ पे कैसे आया है? कंपेयर कर रहे हैं हम कि कितना easy है winking जितना. दूसरा क्या है? pleased as punch. Again we are using the word as. कितना pleased है? punch जितना pleased है. Now what is the tone of the poem? It's humorous and casual. बहुत ही casually हमने इस poem को कहा है, और कैसी है poem? बहुत ही ज़्यादा humorous है, मस्ती वाली poem है. Now let's quickly start with the question and answers. ठीक है? Why was Dad sure he would not fall? क्यों डैड जो थे वो इतने श्योर थे कि वो कहीं पे भी चढ़ जाएं, he is not going to fall. Dad was sure that he would not fall because he thought that he was a great climber. Dad को लग रहा था कि वो बिल्कुल नहीं गिरेंगे because he thought कि वो बहुत ही amazing climber है. थे क्या? नहीं थे ना? Next, which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? अभी कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है डैड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे? सो ये था easy as winking to a climber like me. सो ये जो लाइन है कि मैं इतना अमेजिंग क्लाइंबर हूँ कि मेरे लिए पेड़ चढ़ना तो इट्स एज ईजी एज विंकिंग. विंकिंग मतलब आँख मारना, राइट? सो दिस इज द फ्रेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. तो प्लान ए क्या था? जिसमें वो गार्डन शेड से लैडर लेके आए थे एंड देन ही क्लाइम्ड, एंड लेकिन क्या हुआ? क्या वो चढ़ पाए? वो धड़ाम से गिर गए थे. So plan A was to climb the tree with the help of a ladder. Although the ladder slipped and Dad fell on the ground. और वो ground में कहाँ गिरे थे? Flower bed के ऊपर गिर गए थे. Now let's see the next one.
प्लान सी वॉज अ सक्सेस. वॉट वेंट रॉन्ग देन? प्लान सी क्या था? प्लान सी था दैट ही विल क्लाइम द गार्डन वॉल, और गार्डन वॉल से जो ट्री था वो बहुत पास था तो वो वहाँ से जंप करेंगे. सो प्लान सी वॉज सक्सेसफुल बिकॉज उन्होंने गार्डन वॉल पे पूरा क्लाइम भी कर लिया. ही डिड नॉट फॉल फ्रॉम देयर, उन्होंने पेड़ के ऊपर जंप भी कर लिया, एंड द कैट वॉज ऑल्सो डाउन. But then what went wrong? The thing that went wrong was poor dad, he was now stuck on the tree. So plan C was a success. Dad reached the place where the cat was stuck. Dad वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे cat stuck थी. But the moment he reached the place, the cat jumped onto the ground. And इसमें अपन एक line और add कर सकते हैं. And dad got stuck on the tree. So इसमें हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक दैट कैट तो नीचे आ गई बट हमारे डैड जो थे ही वॉज स्टक ऑन द ट्री. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फिफ्थ क्वेश्चन. द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया. सो हमारी पूरी पोम की कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि कैट जैसे ही वापस ग्राउंड में आ गई वो बहुत खुश थी. सो स्माइलिंग एंड स्मर्किंग. रिमेंबर, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग इज द फ्रेज दैट सेज दैट yes, the cat was very happy now that it was back on the ground. Next question is describe the cat and dad's situation in the beginning and at the end of the poem. This is the funniest question of this chapter of this poem कि starting में cat और dad की situation क्या थी and by the end of poem cat और dad की situation क्या थी. In the beginning the cat was stuck on the tree and dad was looking at it from the ground. At the end dad got stuck on the tree and cat was free on the ground looking at dad. So this is our answer. I hope this is very easy, right? So next question is why and when did dad say each of the following? अब यहाँ पे जो पोम है उसके कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है डैड ने ये कब कहा. सो फर्स्ट इज फॉल. सो फॉल कब बोला था? जब उनकी वाइफ ने क्या कहा था? ओ प्लीज लिसन, डोंट फॉल. सो ही वाज लाइक फॉल एंड मीन. सो एज हिज वाइफ warned him against falling. जैसे उनकी वाइफ ने बोला अरे गिर मत जाना, dad said fall, showing an expression of confidence that a climber like him can never fall. तो जब dad ने बोला fall तो what expression was he showing कि मेरे जैसा climber गिर सकता है कभी, क्या बात कर दी. Now next one is never mind. never mind कब बोला था? अब वो गिर तो गए, बताना भी तो होता है. नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. तब उन्होंने कहा था as dad fell from the tree he said never mind while brushing the dirt off his clothes. तो जैसे ही वो गिर गए तब उन्होंने कहा था never mind and he was at that time brushing the dirt off his clothes and his face. funny joke. क्या जोक था? जोक ये था कि अरे तुम प्लीज गिर मत जाना, don't break your neck. So as his wife warned him again he said funny joke, अगेन बोस्टिंग हिज क्लाइंबिंग स्किल्स. तब उन्होंने कहा था तुम्हें लगता है मैं गिर जाऊंगा, व्हाट अ फनी जोक. व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से? दैट आई एम सच अ गुड क्लाइंबर. सो व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज बोस्टिंग हिज क्लाइंबिंग स्किल्स. ये वाली लाइन को अच्छे से याद कर लेना, ये हर आंसर में फिट हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज रबिश. व्हाट वाज रबिश? जब फाइनली सेकेंड प्लान बी उनका फेल हो गया था, प्लान बी, तब उन्होंने बोला रबिश, अब मेरे पास एक प्लान सी है. डैड सेड दिस एज ही वॉज येट अगेन वॉर्न्ड बाय हिज वाइफ व्हेन ही फेल आफ्टर ट्राइंग प्लान बी 2. तो जब उन्होंने प्लान बी ट्राई किया उसके बाद भी जब वो गिर गए तब उनकी वाइफ ने जब उन्हें वॉर्न किया तब ही सेड दैट व्हाट रबिश बिकॉज आई हैव प्लान सी नाउ. डू यू फाइंड द पोम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ. सो आप लोगों को क्या ये पोएम जो है वो कॉमिकल लगी, मस्ती वाली लगी, हंसी आई या नहीं आई? सो अगर हंसी आई तो कौन सी लाइंस पे आपको हंसी आई वो लिखना है. सो हियर आई हैव रिटन सर्टेन लाइंस. येस, द पोएम इज ह्यूमरस.
Lines that made me laugh are, then he swung himself up on a branch, it broke, the cat gave a yell and sprang to the ground. So these are the lines. Now you can have other lines as well, that now that the dad was stuck on the tree. So जो भी लाइन्स आपको पढ़ के सबसे ज़्यादा हंसी आई वो लाइन्स आप 4-5 लाइन्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. So guys, we are done again with this chapter, this poem, sorry, the dad and the cat and the tree, which is really funny. So we are done with the poem reading. हमने इसके difficult words discuss किए, हमने summary discuss की, we discussed the poet, we discussed about the rhyming pattern and the poetic devices used, followed by the question answers. I hope आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ mention it in the comment box. I'll read it and in the next video I'll try my level best to solve all your doubts. ठीक है? So